बुल्ढाना जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने नया आदेश जारी करते हुए जिले में पहली से 8वीं तक के स्कूल ऑनलाइन ही शुरू रखने का निर्णय लिया है। बुल्ढाना जिले में पहली से 8वीं तक के स्कूल शनिवार से बंद हो गए हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बुल्ढाना जिले के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहली से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल को बंद करने का फैसला किया है। ये स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्थिति की समीक्षा के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। 9वीं कक्षा के स्कूल नियमित रूप से संचालित होते रहेंगे। छात्रों को स्कूल में आने से पहले RT-PCR या रैपिड टेस्ट करनी होगी। साथ ही कोरोना से बचाव के सभी नियम जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग आदि का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे सभी शिक्षकों को स्कूल जाना है और 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों को तुरंत टीका लगाना जरूरी किया गया है। मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने की परंपरा है, लेकिन पिछले कुछ साल में पतंगबाजी के शौकीन नायलॉन मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कई लोगों और पक्षी हर साल जख्मी होते हैं। नायलॉन मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए अब अकोला शहर में मनपा प्रशासन ने नायलॉन मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए विशेष पथक तैयार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नायलॉन मांझा और सिंथेटिक धागों के भंडारण और बिक्री पर रोक लगी हुई है। इस संबंध में मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी शहर में चीनी मांझा के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में अभियान चलाया और नायलॉन मांझा के साथ ही प्लास्टिक की पतंगे जब्त की। जवारपेट सातों चौक पर विशेष टीम ने व्यापारी पर कार्रवाई की। हालांकि उसके पास नायलॉन मांझा तो नहीं मिला, लेकिन विक्रेता को 50 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक की पतंग बेचते हुए पाया। इसलिए प्लास्टिक की पतंगों का स्टॉक जब्त कर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई। हे आज माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये ते सातव चौकमध्ये पूर्ण संयुक्त कारवाई आहे। प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, त्याच्यानंतर पोलीस डिपार्टमेंट, महानगरपालिका आणि NGO यांची संयुक्त कारवाई चालू आहे। याच्यामध्ये आज या दुकानाला आम्ही म्हणजे पतंगा सापडल्याचे 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीचे आहे ते सापडल्या व आता यांना दंड फाडण्यात येईल आणि पुढील कारवाई करण्यात येईल। दंड किती आहे? दंड त्याच्यामध्ये माल बघून समजून घ्या। 1000 रुपये, कमीत कमी 1000 आणि जास्तीत जास्त 5000, 25,000 पर्यंत। परवाना जर नसला तर 25,000 पर्यंत दंड आहे। बरं, चायना मांजा सापडला का त्याचा? चायना मांजा नाही सापडला इथं 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची 18 मायक्रॉनची जाडीच्या पतंगा सापडल्या इथं प्लास्टिकच्या। मलकापुर में अवैध बायोडीजल बेचने वाले एक माफिया द्वारा फोन पर पत्रकारों का अपमान करने और उन्हें धमकाने के आरोप में पत्रकार संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग पत्रकार संगठन ने की है। बुल्ढाना जिले के पत्रकार एकत्र होकर जिले के पालक मंत्री राजेंद्र शिंगणे को निवेदन सौंपे। बुल्ढाना जिले में बायोडीजल की अवैध बिक्री जोरों पर है। इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर मलकापुर में अवैध बायोडीजल माफिया ने गुरुवार को पत्रकार दिवस पर पत्रकार को फोन कर धमकी दी थी। इस मामले में बायोडीजल माफिया के खिलाफ मलकापुर और बुल्ढाना में अपराध दर्ज किए गए हैं। हालांकि इसके बाद बुल्ढाना जिले के पत्रकार आरोपी के खिलाफ पत्रकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराने और कार्रवाई के लिए एकत्रित हुए। पत्रकारों ने जिले के पालक मंत्री राजेंद्र शिंगणे से मुलाकात कर अपनी मांग का निवेदन सौंपा। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या बायोडीझल विकल्या जात आहे। यावर प्रशासनाने कारवाई केल्यानंतर त्याची माहिती घेण्यासाठी आमचे वसीम शेख पत्रकार यांनी तहसीलदाराला फोन लावला आणि त्यांच्याकडून ती माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्यावर काय कारवाई केली हे विचारणा झाल्यानंतर काल परवा बायोडीझल विकणारा इफ्तियार खान नावाचा एक गुंड प्रवृत्तीचा व्यक्ती याने वसीम शेख आणि गजानन ठोसर यांना फोनवरून धमकी दिली आणि हातपाय तोडण्याच्या धमक्या दिल्यानंतर आम्ही आज पालकमंत्री माननीय डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे साहेब यांना भेटलो, ही माहिती दिली आणि त्यांना हेही सांगितलं की तो बायोडीझल विकणारा इफ्तियार खान हा राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता आहे। त्यांनी आमच्या पत्रकारांवर धमक्या दिल्या आणि त्यांचे हातपाय तोडण्याच्या धमकी दिल्या भाषा वापरल्यानंतर आम्ही आज पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली। मलकापूर पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली आणि पत्रकार
संरक्षण अंतर्गत त्याच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी बुलढाण्यातल्या सर्व जिल्ह्यातल्या पत्रकारांनी आज त्यांच्याकडे केली। आगामी मनपा चुनाव के संबंध में अकोला मनपा ने समय सीमा के भीतर वार्ड गठन की योजना राज्य चुनाव आयोग को सौंप दी है। चुनाव आयोग से 5 जनवरी तक वार्ड गठन को मंजूरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वार्ड ढांचे के प्रारूप को 15 जनवरी तक मंजूरी मिल जाएगी। फिलहाल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल होने वाले मनपा चुनाव में देरी होगी। एक सदस्य एक वार्ड के हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वार्ड रचना की मंजूरी दी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग के निर्णय को बदलते हुए राज्य कैबिनेट की बैठक में बहुसदस्यीय वार्ड संरचना को मंजूरी दी गई। इसमें एक वार्ड में 3 सदस्य शामिल किए गए हैं। इसके बाद आयोग के पास वार्ड ढांचे का ड्राफ्ट प्लान तैयार कर 30 नवंबर तक जमा करने का निर्देश दिया गया। अकोला मनपा ने समय सीमा के भीतर आयोग को वार्ड रचना सौंपी, जिसके बाद सभी को 5 जनवरी तक आयोग द्वारा वार्ड गठन को मंजूरी मिलने की संभावना थी, लेकिन अभी तक वार्ड रचना को मंजूरी नहीं मिली है और अब 15 जनवरी तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उसके बाद ड्रॉ की तारीख तय की जाएगी और अगर किसी को कोई आपत्तियां है तो वो भी अपनी आपत्ति बता सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को वर्ष 2017 में हुए निगम के आम चुनाव के दौरान दिसंबर के अंत में पूरा किया गया था, लेकिन इस साल अभी तक वार्ड रचना के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए चुनाव में देरी की भी संभावना जताई जा रही है। शराबबंदी विभाग की ओर से गांव में शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कुछ जगह चोरी छिपे देशी शराब बेची जा रही है। अकोला जिले के बार्शी टाकली तहसील के निम्बी चेलका गांव में देशी शराब खुले तौर पर बेची जा रही है, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने के साथ साथ ग्रामीण इलाके में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है। अकोला जिले के बार्शी टाकली तहसील के निम्बी चेलका गांव की महिलाएं गांव में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अपनी आवाज उठाने लगी है। गांव में शराब की वजह से कई परिवारों की खुशी तबाह हो रही है। इसके चलते आक्रोशित महिलाओं ने गांव में अवैध शराब के ठेकों को तबाह कर दिया है। महिलाओं ने गांव में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए बार्शी टाकली के तहसीलदार को निवेदन सौंपा। गाँव की महिलाओं के गुस्से और आक्रोश को देखते हुए शराब विक्रेताओं में दहशत है। गांव के महिलाओं का कहना है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से गांव में शराब की अवैध बिक्री हो रही है। महिलाएं गांव में शराब की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए अब एकजुट होकर विरोध का मार्ग अपना रही है। बुल्ढाना जिले के करड़ी संग्राहक झील पर माफियों ने कब्जा कर लिया है और पूरी झील को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इन सब मसलों को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी और जिला कांग्रेस कमेटी सड़क पर उतर आई है। इस दौरान दोनों पार्टियों ने अतिक्रमण को हटाने की मांग के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है। बुल्ढाना तहसील में धाड़ और उसके आसपास के हजारों किसानों के लाभ के लिए तत्कालीन मंत्री भारत बोंद्रे ने धाड़ से बहने वाली बाणगंगा नदी पर एक करड़ी संग्रहालय तालाब का निर्माण किया था। जीगांव परियोजना पुनर्वास विभाग खामगांव के अंतर्गत आने वाली झील ने किसानों को ताकत दी है, क्योंकि उससे उनकी आय में वृद्धि होगी। वहीं ये झील हजारों नागरिकों की भी प्यास बुझा रही है। हालांकि झील को भूमाफियों ने अपने कब्जे में लेने की तैयारी की है। सरोवर के प्रभावित क्षेत्र में भूमाफियों ने हजारों पीतल के गौण खनिजों का उत्खनन कर उन पर व्यावसायिक स्थान बनाए हैं। 100 रुपए के स्टैंप पर करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है। कई लोगों ने सीमेंट की इमारतें भी खड़ी कर दी हैं। नतीजतन बांध का जल भंडारण क्षमता कम हो गई है। अतिक्रमण और कम भंडारण क्षमता ने गांव में प्रवेश करने वाले लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया था। वहीं जलमग्न क्षेत्र से बाहर के किसानों को उनके खेतों में पानी भर जाने से हर साल लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके चलते किसानों समेत ग्रामीणों ने अक्सर अतिक्रमण की शिकायत की। हालांकि ये आरोप लगाया गया कि अधिकारियों ने अपने निहित स्वार्थों के कारण उपरोक्त मुद्दे की अनदेखी की। इस बीच प्रहार के जिलाध्यक्ष वैभव राजे मोहिते और कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रिजवान सौदागर ने भी अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने अन्यथा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है। हरित क्रांतीचे प्रणेते तत्कालीन मंत्री भारत बोंद्रे यांनी धाड येथे करडी संग्रह तलावाचे निर्माण केले होते। सदर धरणामुळे परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांना बळ मिळाले होते। त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात भर पडली होती। पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही मार्गी लागला होता। मात्र गेल्या काही महिन्यापासून भागातील भूमाफियांनी सदर धरणात हजारो ब्रास भरती भरून त्या ठिकाणी अतिक्रमण केलेले व्यापारी गाळ्यांचं त्या ठिकाणी निर्माण केलेलं आहे। यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं आणि गावकऱ्यांचं नुकसान होऊन आलं।
बाणगंगा नदीला येणाऱ्या पुराचं पाणी समोर धरण्यात जात नसल्यामुळं आणि साठवण क्षमता कमी झाल्यामुळं ते गावाच्या दिशेनं घुसतं. बऱ्याच वेळा पावसाळ्यात नदी तीरावरील लोकांना स्थलांतर करण्याची वेळ प्रशासनाला आली होती. अगवा में जानकीबाई दादले विद्यालय के सामने ट्रांसफार्मर पर कृषि पंप किसानों ने गोरक्षण रोड स्थित ग्रामीण विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय के सामने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है. 21 जुलाई 2021 की आधी रात को आई बाढ़ के कारण मोरना नदी पर बिजली के खंभे और तार टूट गए थे. पिछले 6 माह से बिजली आपूर्ति ठप है. आपूर्ति सुचारू करने के लिए कई बार बिजली वितरण कंपनी से शिकायत की गई. उन्हें निवेदन भी दिया गया, लेकिन बिजली वितरण कंपनी की ओर से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है. 4 माह पहले पहुंचे कंपनी के अधिकारियों ने खेत में गड्ढे खोदे, लेकिन अभी तक इन गड्ढों में पोल नहीं लगाया गया है. राज्य सरकार की बाग योजना के तहत किसानों ने बाग लगाए, लेकिन बिजली गुल होने के कारण 6 माह से सिंचाई नहीं हो सकी. इसके चलते बाग सूख रहे हैं. इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है. उगावा के किसान रमेश पारसकर और हरिभाऊ वानखेड़े 6 महीने से बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग के लिए भूख हड़ताल पर है. 4 महिने झाले मी उगव्याचा रहिवासी आहो. इथं त्याच्यातून अर्ज केले. 4 महिने झाले आम्हाला लाईन नाही टाकली, काही नाही. आमचे पिकाचं पुराणं खंबे पडले, त्याचं काही दुरुस्त करून नाही राहिले. आम्ही भांडून राहिलो. कसं पोट भरा आमचं? त्याच्यापेक्षा काय करावं आम्ही? 4 महिने आपण खड्डे खोदून ठेवले, पोल उभे आहेत पडलेले आहेत तसे. ते खड्डे खोदून ठेवले तसे, त्यात पोळा मागलं की काही मरा, त्यात टाकून नाही राहिले, काही नाही. म्हणून आम्ही उपोषण आमरण उपोषण करतो. मरेपर्यंत इकडे राहतो आम्ही. अकोला कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में मास्टर्स एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबद्ध महाराष्ट्र मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से शहर में 6 जनवरी से शुरू हुई राज्य स्तरीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन समारोह शनिवार शाम आयोजित हुआ. 55 वर्षीय नागराव भोयर और 45 वर्षीय शारदा भुयार, जिन्होंने कृषि विश्वविद्यालय स्टेडियम में श्रीलंका और मलेशिया जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित प्रतियोगिताओं में लगभग 131 स्वर्ण पदक जीते. इस मौके पर भोयर जोड़े आकर्षण बने रहे. इस प्रतियोगिता में 30 वर्ष से 100 वर्ष तक के राज्य स्तरीय पुरुष एवं महिला प्रतिभागियों ने 25 विभिन्न खेल दौड़ में भाग लिया. पहले दिन 6 जनवरी को 5 किलोमीटर पैदल चलने की प्रतियोगिता हुई. उसके बाद 7 जनवरी को राज्य के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ 100 मीटर, 200 मीटर, स्प्रिंट, शॉटपुट, भाला फेंक और लंबी कूद जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी मास्टर्स खिलाड़ियों को एसोसिएशन की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया. देश के अमृत महोत्सव के अवसर पर अकोला पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. वहीं शुक्रवार को डाबकी रोड थाना और जूने शहर थाने के माध्यम से डाबकी रोड थाने में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. इस अवसर में सैकड़ों रक्तदाताओं ने रक्तदान किया. देश के अमृत महोत्सव के अवसर पर पुलिस बल द्वारा एक सप्ताह के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इस सप्ताह के दौरान डबकी रोड और जूने शहर पुलिस ने संयुक्त रूप से थाना परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया. इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों रक्तदाताओं ने रक्तदान किया. उप विभागीय पुलिस पदाधिकारी दूधगांवकर, जूने शहर थाना के पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखेड़े और डबकी रोड पुलिस निरीक्षक शिरीष खंडारे भी मौजूद थे. इस रक्तदान शिविर में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया. रक्तदान में सरकारी मेडिकल कॉलेज की टीम ने सहयोग किया. दोपहर तक चले रक्तदान कार्यक्रम के दौरान रक्तदाताओं को चाय और बिस्किट बांटे गए. अमरावती में मनपा प्रशासन ने कोविड के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. शहर में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ मनपा आयुक्त के नेतृत्व में अधिकारी और कर्मचारी रास्ते पर उतरे हैं और जुर्माना वसूल रहे हैं. स्थायी समिति की बैठक जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख की उपस्थिति में हुई. बैठक में अन्य सदस्यों, समिति अध्यक्षों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया. जिला परिषद सदस्य जयंत देशमुख ने पुनर्निर्विदा यानी रीटेंडरिंग का मुद्दा उठाकर सदन का ध्यान आकर्षित किया. जिला परिषद ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न सार्वजनिक कार्य प्रदान करती हैं. कार्य आवंटित होने के बाद कार्य पूरा हुआ या अधूरा, इस पर भी जिला परिषद प्रशासन साधारण नजर नहीं डालता, लेकिन बिल निकल जाते हैं. इस तरह की जांच की मांग सदस्यों द्वारा जिला परिषद की स्थायी समिति की बैठक में की गई थी, क्योंकि ये पिछले 3 वर्षों से बढ़ रही है. सदस्य जयंत देशमुख ने ये मुद्दा उठाया.
निर्माण विभाग को ग्राम पंचायत का संकल्प देने के बाद एजेंसी के रूप में कार्य ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाता है, फिर उन्हें ठेकेदारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जयंत देशमुख ने आरोप लगाया कि इस वजह से जिला परिषद को अंधेरे में रखा जा रहा है। नियोजन झाल्याबरोबर बांधकाम विभाग किंवा संबंधित अलग अलग विभागाकडे नियोजन झालेल्या कामाकरता ते कामाचं इस्टिमेट व्हायच्या पूर्वी लगेच काम मागणीचे अर्ज येऊन पडतात आणि काम मागणीचे अर्ज येऊन पडल्यानंतर संबंधित विभाग हा ग्रामविकास मंत्रालयाचा नियम किंवा GR जे काही आहे त्या याचं कारण देऊन ती संबंधित कामं त्या ग्रामपंचायतीला हस्तांतरित करतात किंवा देतात। सदरची कामं करण्याकरता ती ग्रामपंचायत सक्षम आहे का याचं पाहण्याचा काही निकष, ती कामं करण्याकरता त्या ग्रामपंचायतीकडे तांत्रिक मनुष्यबळ किंवा तांत्रिक असं काही व्यवस्था आहे का, यंत्र किंवा सामुग्री आहे का। त्याच्यानंतर त्या प्रत्येक कामामध्ये जर कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रॉफिट हा विषय असतो, कॉन्ट्रॅक्टर प्रॉफिट हा इस्टिमेटला विषय असल्यावर ते जर तितक्या लाखाचं काम असेल तर त्याच्यामध्ये तो ठराविक तितके % हा कॉन्ट्रॅक्टर प्रॉफिट म्हणून वेगळा निघतोच। बैठक के दौरान अध्यक्ष बबलू देशमुख ने ये भी निर्देश दिया कि मामले की गहन जांच की जाए और अगली बैठक में इसकी रिपोर्ट रखी जाए। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।